सिमा छियन और कन्फ्यूशियस। जी हाँ, सिमा छियन और कन्फ्यूशियस के विचारों ने चीन का मान बढ़ाया, पर वर्तमान विस्तारवादी नीतियों ने यह सारा पुरातन सम्मान घटाया। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ, और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ चाइना, चाइना के इतिहास पे कि किस तरह से चाइना ने आधुनिकीकरण के रास्ते पर अपनी डगर को आगे बढ़ाया। चाइना और जापान जो ऐसे देश थे जिनका कंपैरिजन भी होता है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में, हम इस वीडियो में चाइना की बात करेंगे। एक दूसरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे अवेलेबल है, हिस्ट्री ऑफ जापान, जापान के इतिहास के लिए आप वो देखेंगे। और चाइना की हम बात करते हैं कि आधुनिकीकरण के रास्ते पर चाइना कैसे आगे बढ़ता है। देखिए, इतिहास लेखन की जो परंपरा है चाइना में वो सदियों पुरानी है, और सीमा छियन प्राचीन इतिहास का एक ग्रेट हिस्टोरियन, एक प्राचीन इतिहासकार माना जाता है जिसने लॉजिकल आधार पर, तर्क के आधार पर चाइनीज हिस्ट्री को लिखा। चाइना जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है, और चाइना एक महाद्वीपीय देश है, और चाइना की जो 3 प्रमुख नदियां थी वो पीली नदी, पर्ल नदी और यांगत्सी नदी। पीली, पर्ल और यांगत्सी नदी यहाँ पे चाइनीज ये रिवर्स के नाम हैं। यहाँ पे एक विविधताओं भरा देश है। आज दुनिया जिसे एक मैन्युफैक्चरिंग हब मानती है, दुनिया की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 की एक फैक्ट्री चाइना को बोला जाता है। चीन में जो भाषा है, हान जो भाषा है, उसका मेजोरिटी है, जातीय समूह, इसे हान जातीय भाषा बोला जाता है। और जो बीजिंग है, जो इसकी कैपिटल सिटी है, और एज ए होल जो चाइना है, इसके अंदर अगर आप देखें तो चावल, गेहूं और एक इनकी जो खास डिश है दैट इज कॉल्ड डिमसम। जी हाँ, डिमसम गेहूं के आटे का, गुथे हुए आटे के अंदर सब्जियां भर के जो ये तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमसम। इसके साथ फिर हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ के जो रिफॉर्मर थे वो कांग येवे, लियांग किचाऊ, ये एक प्रमुख सुधारक के रूप में चाइना के सामने आते हैं, और ये 19वीं और 20वीं शताब्दी में चाइनीज समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं और चाइना को मॉडर्न बनाने के लिए काफ़ी काम करते हैं। डॉक्टर sun Yat-sen को मॉडर्न चाइना का फादर ऑफ मॉडर्न चाइना माना जाता है। डॉक्टर sun Yat-sen ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोप एंड जापान, मतलब वो यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन एजुकेशन, यूरोप के द्वारा इंस्पायर्ड होते हैं, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक चाइना का निर्माता जिसे कहा जाता है वो है डॉक्टर sun Yat-sen। देन टिल अर्ली 19th सेंचुरी अगर हम बात करें, 19th सेंचुरी जो 1800, 1810, 1820, 1830 तक की अगर हम बात करें, सब कुछ ठीक चलता है। अफीम युद्ध होता है ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन फोर्स करता है अपनी ट्रीटी, और एक समय ऐसा आता है कि ब्रिटेन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, जर्मनी, इटली और मैनी यूरोपियन कंट्रीज, आई मीन टू से इंपीरियलिस्ट कंट्रीज, दे एंटर्ड इन चाइना, दे फोर्स चाइना फॉर ट्रेड एग्रीमेंट्स, और इसे विश्व इतिहास में चाइनीज कटिंग ऑफ चाइनीज मेलन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब चीनी खरबूजे का काटा जाना। आज चीन एक जो विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, आज अमेरिका को चैलेंज करता है बहुत सारे फ्रंट्स पे, यही चाइना बहुत सारे कंट्रीज के अंडर छोटी छोटी कॉलोनीज में बट गया था। 1911 में एक नई शुरुआत होती है, फोकस किया जाता है, और फोकस जो है वो मोरल अपलिफ्टमेंट पे होता है, नए राष्ट्रवाद पे फोकस किया जाता है, और इसमें नए नए विचार आते हैं, नई शिक्षा, नई प्रशासनिक व्यवस्था, और इसके साथ साथ डॉक्टर सेन राष्ट्रवाद पर फोकस करते हैं। जी हाँ, नेशनलिज्म वाज फोकस बाय डॉक्टर sun Yat-sen। 1919 के बाद एक युवा क्रांति चाइना के अंदर आती है, और कोमिंतांग जिसे बोलते हैं वो नेशनल पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना है। ये जो कोमिंतांग है ये बदलाव लाता है, यूथ पे फोकस करता है, आगे बढ़ाता है। 1919 से 1949 का जो दौर है चाइनीज का, वो एक सिविल वार का दौर है, गृह युद्ध का दौर है। और दोस्तों आप पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 में खत्म होता है, फिर 1919 से 1949 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार भी उसके बीच में हो जाता है। 1937 में चाइना पे जापानीज अटैक होता है, और हम पता है कि जापान, इटली, जर्मनी, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप में एक्सिस पावर और एलाइड पावर्स के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, और चाइना पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, माओ त्से तुंग यहाँ का एक इंपॉर्टेंट लीडर है जो बात करता है आज़ाद सरकार
की और सेना की, मतलब सेना पे फोकस किया जाता है, आज़ाद सरकार पे फोकस किया जाता है। और 1949 से 1965 का जो दौर है ये नए जनवाद का दौर चाइना में है, कि नया जनवाद मतलब नए तरह का एक सिस्टम यहाँ पे होता है। हालांकि इसके ऊपर एक टैग लगता है, एक लाल दाग लगता है, जो 4 मई 1989 को तियानमेन स्क्वायर मतलब तियानमेन चौराहे पे हजारों स्टूडेंट्स पे गोलीबारी होती है, मार दिया जाता है। जो लोकतंत्र की बात करते हैं, अधिनायक तंत्र था, यहाँ सेना का तंत्र था। उसके साथ साथ साम्यवादी जो पार्टी है, एक ही पार्टी का राज, मतलब कुछ हद तक एक पार्टी डिक्टेटरशिप हम कह सकते हैं। जब छात्र विरोध करते हैं तो उनके ऊपर गोलीबारी चला दी जाती है, मतलब कोई विरोध का आधार नहीं है। ये दोस्तों लोकतंत्र में ही पॉसिबल है, चाइना के अंदर प्योर लोकतंत्र, प्योर डेमोक्रेसी नहीं थी, नहीं है, हम इस चीज को कह सकते हैं। ताइवान का इशू है, चियांग काई शेक जो है वो ताइवान चले जाते हैं 1949 में $30 करोड़ लेके, और प्रेजेंट ताइवान का स्टेटस है वो अलग से आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की मेजर एक मार्केट ताइवान है। चाइना पे चाइनीज लगातार विरोध करते हैं, उनको अपना बताते हैं, अपना कब्जा करना चाहते हैं, वहां पे अपनी पार्टी की सरकार चाहते हैं, और ताइवान को लगातार डोमिनेट करने की नीति चाइना की रहती है। लेकिन प्रेजेंट ताइवान को सपोर्ट मिलता है इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, जर्मनी, इटली या यूरोपियन कंट्रीज से और अमेरिका से। तो ओवरऑल अगर बात करें विस्तारवादी चीन की, जो वर्तमान में विस्तारवादी चीन है, जो लगातार वन रोड वन बेल्ट के आधार से भारत के ऊपर से जो पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान तक और सेंट्रल एशिया और पुराने सिल्क रूट को जोड़ते हुए, और मेनी अदर कंट्रीज लाइक अभी आपने श्रीलंका का रिसेंट पढ़ा कि वहां पे बहुत ज्यादा, चाइना आज वर्ल्ड में दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला देश बन गया है, और दुनिया में कर्ज देके उन छोटी छोटी कंपनीज को, छोटे छोटे देशों को, छोटे छोटे कंटिनेंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स को, एरियाज को, रीजन्स को किसी न किसी तरीके से वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी ऑफ शी जिनपिंग वो इन्फ्लुएंसिंग द अदर कंट्रीज, और पुअर कंट्रीज जो हैं, छोटे कंट्रीज जो हैं, गरीब कंट्रीज जो हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है और धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें दोस्तों चाइना और जापान की पॉलिसीज की, जापान ने मॉडर्निटी लाई एजुकेशन के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, लेकिन दे अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक वे, बट एज फार एज चाइना इज कंसिडर्ड, चाइना अडॉप्टेड मिलिट्री सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, मतलब साम्यवादी दल का अधिनायक रहा, वहां पे तंत्र रहा, उसका सिस्टम रहा, और इसी आधार पर चाइना का विरोध होता है, क्योंकि यहाँ पे प्योर लोकतंत्र, प्योर डेमोक्रेसी नहीं है। कोविड के इस काल के बाद आज का जो दौर है 2022-23 का ये जो दौर है, इसमें चाइना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसीलिए विरोध हो रहा है कि चाइना एक जो वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गई थी, अब चाइना के अंदर वो जो फैक्ट्रियां हैं, वो चाहे आईफोन है या चाहे बाकी बड़ी कंपनीज हैं, दे आर मूविंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, पर्टिकुलरली इंडिया, वियतनाम, फिलीपाइंस एंड मेनी अदर कंट्रीज दे आर गोइंग। द थिंग इज दैट कि जब जब अति होती है, चाहे वो लोकतंत्र का हनन हो, मानवाधिकारों का हनन हो या कोई भी हो, तो ऐसे में एमएनसी जो कल्चर है या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो वहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। तो एज ए होल लास्ट में मैं यही कहूँगा कि साम्यवादी कट्टरता ने मानवाधिकारों का मजाक खूब उड़ाया, भला हो लोकतंत्र का जिसने मानवीय मूल्यों का सम्मान बढ़ाया, मानवीय मूल्यों का सम्मान बढ़ाया। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।